माय डियर फ्रेंड्स, जिसने भी खुद पर खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा। आज का जो सेशन है वो बेसिकली टॉप 50 जीआरपी बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यानी एलडीसी 70% एंड एलडीसी 30% के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स Dear friends, let's begin. And question number first is कि the roster hours of duty for a railway servant whose employment is intensive. My dear friends, question कह रहा है कि the roster hours of duty for a railway servant whose employment is intensive, यानी वैसे रेलवे एम्प्लॉय जिनका कि जो रोस्टर ड्यूटी है वो जो कि इंटेंसिव टाइप का है, तो उनके लिए वीक में कितने घंटे का ये प्रोविज़न किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 42 आवर्स इन अ वीक, यानी एक वीक में 42 आवर्स यदि कोई एम्प्लॉयमेंट का इंटेंसिव टाइप का वर्क है तो वैसे रेलवे सर्वेंट के लिए 42 आवर्स का एक वीक में प्रोविज़न किया गया है। तो राइट आंसर इज 42 आवर्स इन अ वीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज इसेंशियल इंटरमिटेंट। इसेंशियल इंटरमिटेंट कहने का मतलब हुआ जो कि आकस्मिक रूप के आकस्मिक तौर पर जो काम करते हैं। तो जो स्टैट्यूटरी लिमिट है आवर्स जो एम्प्लॉयमेंट का इन रेलवे गवर्नमेंट रेलवे डिपार्टमेंट, तो वैसे इसेंशियल इंटरमिटेंट जो है वो है 54 आवर्स से वीक और 45 आवर्स से वीक और 75 आवर्स से वीक। तो वैसे रेलवे एम्प्लॉय जिनका कि नेचर ऑफ जॉब इसेंशियल इंटरमिटेंट की तरह है, तो उसका जो प्रोविज़न किया गया है विद इन 1 वीक, तो वो है 75 आवर्स इन अ वीक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है कि स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज कंटिन्यूअस, यानी जिनका कंटिन्यूअस टाइप का जो वर्क है तो वो वैसे एम्प्लॉय के लिए 54 आवर्स इन ए वीक का प्रोविज़न हमारे रेलवे डिपार्टमेंट में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गया। एक हो गया इसेंशियल इंटरमिटेंट, तो वैसे एक था इंटेंसिव टाइप का वर्क है तो उसके लिए 42 आवर्स इन अ वीक। दूसरा क्वेश्चन आया कि यदि कोई एम्प्लॉय है जिसका कि जो नेचर ऑफ जॉब है वो इसेंशियल इंटरमिटेंट की तरह है, तो वो 75 आवर्स इन अ वीक हो गया। और वैसे एम्प्लॉय जिनका कि नेचर ऑफ जॉब कंटिन्यूस टाइप का है, तो वैसे एम्प्लॉय के लिए जो स्टैट्यूटरी लिमिट है आवर्स का वो है 54 आवर्स इन अ वीक। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज इंटेंसिव शैल बी ग्रांटेड रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन, यानी जिनका नेचर ऑफ जॉब जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंटेंसिव टाइप का है, वो शैल बी ग्रांटेड रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन तो 30 कंसेक्यूटिव आवर्स, यानी लगातार 30 घंटे की रेट से कम उनको नहीं दिया जाना चाहिए। किनका? तो वैसे रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज इंटेंसिव शैल बी ग्रांटेड रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 कंसेक्यूटिव आवर्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस वीडियो में स्टार्ट टू बने रहिए, और जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले ही बोला कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज इसेंशियल इंटरमिटेंट शैल बी ग्रांटेड रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन, तो वैसे एम्प्लॉय जिनका कि एम्प्लॉयमेंट इसेंशियल इंटरमिटेंट टाइप की हो, तो उन्हें जो रेस्ट मिलेगा वो 24 कंसेक्यूटिव आवर्स, यानी लगातार 24 आवर्स से लेस देन नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर रोस्टर आवर्स नोन एज, यानी अ पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर रोस्टर आवर्स, यानी रोस्टर आवर्स के पार वैसे ड्यूटी का पीरियड जो होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लॉन्ग ऑन। क्या कहलाता है? लॉन्ग ऑन कहलाता है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि कहता है कि शॉर्ट ऑफ मीन्स ए पीरियड ऑफ रेस्ट विच इज शॉर्ट ऑफ मीन्स क्या हो गया? तो शॉर्ट ऑफ मीन्स अ पीरियड ऑफ रेस्ट विच इज। अब देखिए शॉर्ट ऑफ रेस्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसे कंडीशन में जो आपका रेस्ट है वो लेस देन 10 आवर्स इन केस ऑफ कंटिन्यूअस वर्कर, यानी वैसे वर्कर जो लगातार, खास करके वर्कशॉप में ऐसा प्रोविज़न देखा जाता है कि वैसे वर्कर जो कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं, लगातार काम पर लगे हुए हैं, तो वैसे के लिए जो रेस्ट जो होगा वो नॉट लेस देन 10 आवर्स इन केस ऑफ कंटिन्यूअस वर्कर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर मोर देन 8 आवर्स ड्यूटी वाई आर रनिंग स्टाफ, यानी रनिंग स्टाफ में कौन कौन आ गए? तो रनिंग स्टाफ में बेसिकली आपका गार्ड आ जाते हैं, ड्राइवर, ये सब रनिंग स्टाफ में। तो आफ्टर मोर देन 8 आवर्स ड्यूटी वाई आर रनिंग स्टाफ फ्रॉम साइनिंग ऑन टू साइनिंग ऑफ रेस्ट आफ्टर ड्यूटी एट हेडक्वार्टर शुड बी, यानी वैसे रनिंग स्टाफ जो कि 8 आवर्स ड्यूटी से ज़्यादा हो जाता है तो उनको साइनिंग ऑन से लेकर साइनिंग ऑफ, यानी ड्यूटी स्टार्ट होने से लेकर ड्यूटी ऑफ होने तक यदि उनका ड्यूटी 8 आवर्स से ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें हेडक्वार्टर में कितने रेस्ट मिलना चाहिए? तो उन्हें हेडक्वार्टर में रेस्ट दिया जाता है 16 आवर्स का, 16 आवर्स का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आफ्टर मोर देन 8 आवर्स ड्यूटी बाय ए रनिंग स्टाफ फ्रॉम साइनिंग ऑन टू साइनिंग ऑफ रेस्ट आफ्टर ड्यूटी एट आउटसाइड स्टेशन, यानी आउटसाइड स्टेशन पर उनका यदि साइनिंग ऑन से साइनिंग ऑफ 8 आवर्स से ज़्यादा होता है तो आउट ऑफ स्टेशन उन्हें 8 आवर्स का रेस्ट दिया जाता है। तो राइट आंसर इज डी, है ना। चूँकि अभी ये जो क्वेश्चन है जो कि 70% और LDC 30%, खास करके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। कहता है फॉर ड्यूटी ऑफ लेस देन 8 आवर्स ड्यूटी बाय ए रनिंग स्टाफ फ्रॉम साइनिंग ऑन टू साइनिंग ऑफ रेस्ट आफ्टर ड्यूटी एट हेडक्वार्टर शुड बी। अब देखिए यदि कोई रनिंग स्टाफ का ड्यूटी साइनिंग ऑन से लेकर साइनिंग ऑफ तक 8 आवर्स से कम होता है यदि उनका ड्यूटी, तो वैसे कंडीशन में जो हेडक्वार्टर में रेस्ट उनको दिया जाएगा वो ओनली 12 आवर्स का दिया जाता है। जबकि यदि मोर देन 8 आवर्स हो साइनिंग ऑन से साइनिंग ऑफ तक का ड्यूटी तो उन्हें हेडक्वार्टर में 16 आवर्स का रेस्ट दिया जाता है। बट यदि लेस देन क्या हो, लेस देन 8 आवर्स हो तो वैसे कंडीशन में उनको हेडक्वार्टर लेवल पर 12 आवर्स का रेस्ट दिया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इन रेलवे फुल नाइट मीन्स द पीरियड बिटवीन, यानी रेलवे में एक्चुअली में देखे होंगे कि शिफ्ट बाय ड्यूटी चलता है। जैसे कि आप रनिंग स्टाफ ले लीजिए, गार्ड्स, ड्राइवर, टीटी, स्टेशन मास्टर, ऐसे एम्प्लॉय का जो ड्यूटी है वो शिफ्ट बाय चलता है। तो रेलवे में एक नाइट शिफ्ट होता है। तो नाइट शिफ्ट जो होता है वो एक्चुअली में 10 बजे रात से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक, मॉर्निंग तक का जो पीरियड होता है उसे नाइट शिफ्ट या नाइट ड्यूटी के रूप में काउंट किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 PM टू 6 AM। ओके, चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट कहता है कंटिन्यूअस नाइट ड्यूटी बाय रनिंग स्टाफ शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड ब्लैंक साइट स्टेज, यानी जो रनिंग स्टाफ है उनका जो नाइट ड्यूटी का है वो नॉर्मली एक्सीड नहीं करना चाहिए। कितने दिनों कितने नाइट के तक? तो लगातार वो 4 नाइट तक ड्यूटी कर सकते हैं। इसके आगे मतलब अलाउ नहीं है, इसके आगे उनको ड्यूटी नहीं दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाता है। तो 4 नाइट्स, राइट आंसर इज 4 नाइट्स। ओके, एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन केस ऑफ रनिंग स्टाफ अंडर प्रोविजन HOER, यानी हाई ऑफिशियल इक्विजिशन रिक्विजिशन HOER। तो द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन केस ऑफ रनिंग स्टाफ अंडर प्रोविजन मे बी, तो कितना हो सकता है रनिंग स्टाफ के लिए जो ओवर टाइम का जो प्रोविज़न है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले शिफ्ट की ओर। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 to वीकली बेसिस या ऑन टू वीकली बेसिस, है ना, ऑन टू वीकली बेसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा C, ऑन 2 वीकली बेसिस, यानी 2 वीकली बेसिस के बेस पर किया जाता है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन केस ऑफ ट्रैकमैन अंडर जेई या पीबे अंडर प्रोविजन ऑफ एचओईआर में बी, यानी अंडर प्रोविजन ऑफ एचओईआर यदि कोई ट्रैकमैन यानी जो ट्रैकमैन है जो जेई या जो पीबी के अंडर में काम करता है, तो वैसे कंडीशन में उनका जो होगा द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम वो ऑन बेसिस डेली बेसिस पर होगा, डेली बेसिस पर उनका काउंट किया जाएगा। राइट आंसर विल बी बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन केस ऑफ वर्कशॉप स्टाफ अंडर प्रोविजन ऑफ एचओईआर में बी, यानी जो ओवर टाइम का कैलकुलेशन होता है इन केस ऑफ वर्कशॉप स्टाफ तो अंडर प्रोविजन ऑफ एचओईआर में भी, तो वो है ऑन वीकली बेसिस, यानी वर्कशॉप के अंतर्गत वीकली ऑन वीकली बेसिस के बेस पर किया जाता है ओवर टाइम का कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है द रूल्स गवर्निंग फिक्सेशन पे ऑफ ए रेलवे सर्वेंट हैज़ बीन एम्बोडाइड इन, कहता है कि जो रूल्स गवर्निंग फिक्सेशन पे है रेलवे सर्वेंट का जो पे ऑफ फिक्सेशन है वो रेलवे के अंतर्गत एम्बोडाइड किया गया, किसमें समावेशन उसका किया गया, तो IREC वॉल्यूम 2 यानी इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड का वॉल्यूम 2 में जो है फिक्सेशन ऑफ पे का एम्बोडाइड किया गया है, IREC वॉल्यूम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम एंड मैक्सिमम पे फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एज पर 7th CP पे मैट्रिक्स, यानी 7th CPC पे मैट्रिक्स के बेस पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनका मिनिमम एंड मैक्सिमम जो पे स्ट्रक्चर है वो है, मिनिमम जो है वो 18,000 है एंड जो मैक्सिमम है वो 2,50,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कहने का सेंस हुआ कि ग्रुप डी स्टाफ के लिए यानी जो मिनिमम वो है 18,000 एंड जो मैक्सिमम है वो 2,50,000। ओके, यानी 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 रुपया मैक्सिमम है एक एज पर 7th CPC पे मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर फिक्सेशन ऑफ पे in the revised pay structure at the rate of 7th CPC, existence basis pay as per 7th CPC is to be multiplied by fitment factor equal to, तो कितने जो फिटमेंट फैक्टर था वो उसमें कितने से मल्टीप्लाई किया गया, तो उसमें मल्टीप्लाई किया गया 2.57। ये जो फिटमेंट फैक्टर बैठा था 6th CP से 7th CPC में सैलरी का, तो वो जो मल्टीप्लाई किया गया था वो फिटमेंट फैक्टर जो इक्वल था 2.57। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर प्रमोशन एंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MSCP इज। अब देखिए बेंचमार्क करने का मतलब हुआ एक ऐसा मतलब प्रोविज़न जो कि जिसको कि हर एक कंडीशन में जिसको कि अपनाया जा सके, तो वो है कि कोई कर्मचारी को MSCP के अंतर्गत जो प्रमोशन का मैटर हो या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल का मैटर हो, है ना, तो प्रमोशन के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल देखा जाता है APAR जिसको बोलते हैं, है ना, तो वैसे कंडीशन में जो बेंचमार्क है वो है वेरी गुड, यानी एटलीस्ट आपका APR में वेरी गुड तो होना चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि स्टाफ बेनिफिट फंड जिसको SBF के नाम से जानते हैं, क्या SBF स्टाफ बेनिफिट फंड इज क्रेडिटेड ऑन 1st April ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम रेलवे रेवेन्यू ऑन पर कैपिटा बेसिस बेस्ड ऑन द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ ब्लैंक्स एज ऑन 31st March ऑन ऑफ ईच रेलवे और PU। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नॉन गेस्टेड रेलवे सर्वेंट बोथ परमानेंट एंड टेम्पररी एक्सक्लूडिंग द पोस्ट चार्ज टू कैपिटल। क्या कर रहा है, नॉन गेस्टेड रेलवे सर्वेंट सभी जो परमानेंट हो या फिर टेम्पररी हो तो एक्सक्लूडिंग द पोस्ट चार्ज टू कैपिटल, यानी कैपिटल में जो वर्क चार्ज पोस्ट जो होता है उसको एक्सक्लूड करके यानी हटाकर दोनों पोस्ट चाहे वो परमानेंट हो या फिर टेम्पररी हो, तो वैसे कंडीशन में स्टाफ
फंड जो है वो क्रेडिट किया जाता है 1 अप्रैल ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च ऑन ऑफ ईच रेलवे। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द अप्रेंटिसशिप इज लिएबल टू टर्मिनेशन बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन नोटिस। यानी रेलवे तो क्वेश्चन का रहा है कि द अप्रेंटिस इज लिएबल टू टर्मिनेशन बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन नोटिस। यानी कोई भी अप्रेंटिसशिप जो है वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा टर्मिनेट किया जा सकता है एक नोटिस के माध्यम से, जो कि नोटिस होना चाहिए 1 वीक ऑन नोटिस 1 वीक, यानी 1 वीक के नोटिस के बेस पर, यानी 1 वीक बिफोर उसे इंटीमेट किया जाता है और उसका अप्रेंटिसशिप टर्मिनेट किया जा सकता है बाई रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है अप्रेंटिस मैकेनिक्स इन रेलवे वर्कशॉप मे बी ग्रांटेड लीव ऑन फुल स्टाइपेंड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग ब्लैंक्स इन एनी ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप। यानी कह रहा है अप्रेंटिस मैकेनिक्स के केस में रेलवे वर्कशॉप के अंतर्गत जो है लीव जो है फुल स्टाइपेंड के साथ ग्रांट किया जाता है, जो कि 16 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किस कंडीशन में? तो अप्रेंटिस मैकेनिक्स के कंडीशन में 16 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, वो था अप्रेंटिस मैकेनिक्स। अब यहाँ पर है कि ट्रेड अप्रेंटिस, और ट्रेड अप्रेंटिस में भी ग्रांटेड लीव फुल स्टाइपेंड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग हाउ मेनी डेज पर ईयर। तो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यह जो टेन्यूर है वो 12 डेज का रखा गया, यानी 12 डेज से ज़्यादा उसको लीव ग्रांट नहीं किया जा सकता विथ स्टाइपेंड। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन अ कैलेंडर ईयर अ परमानेंट और टेम्पररी रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट। तो एक कैलेंडर ईयर में कोई भी रेलवे का जो परमानेंट या फिर टेम्पररी स्टाफ है वो उन्हें एक कैलेंडर ईयर में 30 डेज LAP ग्रांट किया जाता है विद इन 1 ईयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कि हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP इन अ कैलेंडर ईयर फॉर अ परमानेंट और टेम्पररी रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट। तो एक कैलेंडर ईयर में कोई भी परमानेंट या फिर टेम्पररी जो रेलवे स्टाफ है उन्हें 20 डेज का LHAP दिया जाता है, यानी विद इन 1 ईयर, और यू कैन से इन अ कैलेंडर ईयर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए मैंने पहले ही बोला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है सारे क्वेश्चन, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन है जो कि रनिंग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैक्सिमम डेज ऑफ लीव ऑन एवरेज पे दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इज। यानी जो मैक्सिमम डेज ऑफ लीव है ऑन एवरेज पे दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इज, तो वो है 300 डेज। 300 की छुट्टी को हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं एज LAP, यानी लीव ऑन एवरेज पे, जिसको LAP बोला जाता है। LAP का फुल फॉर्म ही होता है लीव ऑन एवरेज पे। ओके, LAP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है नो रेलवे सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव फॉर एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग। यानी किसी भी रेलवे सर्वेंट को कंटिन्यूसली जो लीव है वो ग्रांट नहीं किया जा सकता है, यानी कितना? तो इसका जो टेन्यूर है वो है 5 ईयर्स। यानी मैक्सिमम जो लीव ग्रांट किया जा सकता है किसी भी रेलवे सर्वेंट को वो 5 ईयर्स ही है, कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी नो रेलवे सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रेलवे सर्वेंट किसी भी तरह का कोई भी छुट्टी अवेल करना चाहता है तो वो मैक्सिमम 5 ईयर्स, इनके छुट्टी भी कई तरह के होते हैं, सबका अपना अपना टर्म्स एंड कंडीशन है, तो वैसे कंडीशन में 5 ईयर्स तक मैक्सिमम जा सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कि लीव ऑन हाफ एवरेज पे, यानी जिसको LHAP बोला जाता है, LHAP लीव ऑन हाफ average pay up to a maximum of how many days shall be allowed to be continued during entire service of a railway servant। यानी रेलवे सर्वेंट के इंटायर सर्विस के दौरान LHP मैक्सिमम कितने ग्रांट किया जा सकता है? तो ऐसे कहता है नो सच लिमिट,
live on half average pay up to a maximum of no such limit shall be allowed to be commuted during entire service of a railway servant. तो राइट आंसर विल बी डी, नो सच लिमिट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड जो अगला क्वेश्चन है वो है कि लीव नॉट ड्यू ऑन हाफ एवरेज पे मे बी ग्रांटेड टू परमानेंट रेलवे सर्वेंट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग हाउ मेनी डेज ड्यूरिंग हिज इंटायर सर्विस ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 360 डेज, यानी मेडिकल बेसिस के बेस पर जो LHP है वो परमानेंट रेलवे सर्वेंट को 360 डेज यानी 360 डेज से ज़्यादा ग्रांट नहीं किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है मैक्सिमम लीव ऑन हाफ एवरेज पे शैल बी ग्रांटेड। क्या मैक्सिमम लीव ऑन एवरेज पे शैल बी ग्रांटेड एट ए टाइम टू रेलवे सर्वेंट इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 180 डेज यानी 6 मंथ। 180 days maximum leave on average pay shall be granted at a time to a railway servant is 180 days, यानी एट ए टाइम 6 मंथ का यानी 180 डेज का लीव ग्रांट किया जा सकता है। कौन सा लीव? तो वो है LAP, लीव ऑन एवरेज पे। ओके चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जिसको हम EOL के रूप में भी जानते हैं, EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मे बी ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट इन अ स्पेशल सर्कमस्टांसेस व्हेन। अब देखिए मैं पहले भी वीडियो में चर्चा किया था, जब आप एग्जाम में बैठें और यदि आपके क्वेश्चन का ऑप्शन जो है और उसमें ऑल द अबव ऑप्शन है या बोथ ऑफ दीज ऑप्शन है तो आप आंख बंद करके ऑल द अबव में टिक आउट कर लीजिए या फिर बोथ ऑफ दीज में टिक आउट कर लीजिए। दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। ये बिल्कुल जांचा हुआ परखा हुआ चीज़ है। यहाँ पर भी देखिए कहता है EOL यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मे बी ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट इन अ स्पेशल सर्कमस्टांसेज व्हेन, तो नो अदर लीव इज एडमिसिबल, ये भी सही है। अदर लीव इज एडमिसिबल व्हाट रेलवे सर्वेंट अप्लाइज इन राइटिंग फॉर ग्रांट ऑफ EOL, ये भी सही है। फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसिक्यूटिंग स्टडीज सर्टिफाइड टू बी ए पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑल द अबव केसेस। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से जो कि आपका स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है इफ अ रेलवे सर्वेंट अवेल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और हिज और हर पीरियड ऑफ एब्सेंस इज ट्रीटेड एज डाइज नॉन, the credit in LAP will be reduced in the next half year by how many period of such leave or dies none subject to a maximum of 15 days। तो वैसे कंडीशन में कोई भी रेलवे सर्वेंट यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अवेल करता है तो यदि वैसे पीरियड ऑफ एब्सेंस इज ट्रीटेड एज डाइज नन द क्रेडिट इन LAP, तो वैसे कंडीशन में जो पीरियड है वो 1/10, 1/10 यानी 10वां भाग 1/10। ठीक है तो राइट आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है कि व्हेन अ पीरियड ऑफ एब्सेंस और सस्पेंशन इज ट्रीटेड एज डाइज नन द क्रेडिट इन LHAP विल बी रिड्यूस्ड इन द नेक्स्ट हाफ ईयर बाय हाउ मेनी पीरियड ऑफ डाइज नन सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 डेज। 15 डेज के कंडीशन में था 1/10, जबकि 10 डेज के कंडीशन में हो जाएगा 1/18, ये बढ़ जाता है 1/18। ए डाइज नन सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम जो 10 डेज का होगा वो हो जाएगा 1/18 और 15 डेज के कंडीशन में 1/10 पीरियड हो जाएगा। ठीक है चलिए काफ़ी ज़्यादा मैं पहले ही बोला था काफ़ी ज़्यादा क्लासिकल कलेक्शन है क्वेश्चन का। चलिए देखिए पढ़ते हैं। कहता फीमेल रेलवे एम्प्लॉय विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन मे बी ग्रांटेड मैटरनिटी लीव फॉर ए पीरियड ऑफ, यानी कोई भी फीमेल रेलवे एम्प्लॉय हैं तो विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन मे बी ग्रांटेड मैटरनिटी लीव फॉर ए पीरियड ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि मैटरनिटी लीव कोई भी फीमेल एम्प्लॉय को 180 डेज के लिए 2 बच्चों के लिए मिलता है। ठीक है चलिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कि मैटरनिटी लीव नॉट एक्सीडिंग हाउ मेनी डेज मे बी ग्रांटेड टू ए फीमेल रेलवे सर्वेंट इन केस ऑफ मिसकैरेज इंक्लूडिंग एबॉर्शन ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस। यानी कोई भी महिला मैटरनिटी लीव का दावा करती है किस कंडीशन में, एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज हो जाए कोई बच्चा या फिर एबॉर्शन करवाते हैं, तो वैसे कंडीशन में वह अपने इंटायर सर्विस में 45 डेज का उन्हें मैटरनिटी लीव मिल सकता है। किस रूप में, तो यदि वो मिसकैरेज का क्लेम करती है या फिर एबॉर्शन के रूप में मैटरनिटी लीव का क्लेम करती है, तो 45 डेज। ओके, एंड नेचुरली जब वो मैटरनिटी लीव के लिए क्लेम करती है तो कितना, 6 मंथ्स यानी 180 डेज। ओके, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 36, वो कहता है अ मेल रेलवे एम्प्लॉय विथ लेस देन 2 सर्विंग चिल्ड्रेन मे बी ग्रांटेड पैटर्निटी लीव फॉर ए पीरियड ऑफ। अब देखिए मेल रेलवे एम्प्लॉय में क्या है कंडीशन, तो मेल रेलवे एम्प्लॉय जो है वो पैटर्निटी लीव उनको ग्रांट किया जा सकता है कितने दिनों के लिए, तो 15 डेज के लिए किया जा सकता है। ठीक है, और वो भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद इन विच पीरियड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड, कितने दिनों के अंतर्गत जो पैटर्निटी लीव जो है वो ग्रांटेड किया जाएगा, तो विद इन 6 मंथ, यानी विद इन 6 मंथ यू विल हैव टू अवेल योर पैटर्निटी लीव, जो कि आपको 15 डेज का दिया जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि an adoptive mother on the railways with less than two surviving children may be granted child adoption leave on adoption of a child up to how many age। तो कहता है ये कितने एज तक ये एडॉप्शन लीव ले सकती है, चाइल्ड एडॉप्शन लीव, तो उसका जो कंडीशन है वो है 1 ईयर। यानी यदि कोई महिला किसी बच्चों को एडॉप्ट करती है तो बच्चे के 1 साल तक के लिए वो चाइल्ड एडॉप्शन लीव ले सकते हैं। 1 साल तक मतलब इन द सेंस कि बच्चा का एज जो है वो 1 साल तक हो जाना चाहिए। यानी बच्चा जब 1 साल तक हो गया तो 1 साल के अंदर, यानी बच्चा के 1 साल तक होते होते वो चाइल्ड एडॉप्शन लीव ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है अप टू व्हाट लिमिट मैटरनिटी लीव मे बी कंबाइंड विद एनी काइंड ऑफ लीव। अप टू व्हाट लिमिट, कितने, उसका क्या लिमिट है कि मैटरनिटी लीव मे बी कंबाइंड विद एनी काइंड ऑफ लीव, तो इसका जो है वो है 1 ईयर। 1 ईयर तक वो किसी भी लीव के साथ कंबाइन कर सकती है वो अपने मैटरनिटी लीव को। इतना तो राइट फीमेल रेलवे एम्प्लॉय को दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ना सिर्फ क्वेश्चन है बल्कि अवेयरनेस भी है। क्वेश्चन के साथ साथ अवेयरनेस भी यहाँ पर बढ़ रहा है कि हमारा जो राइट्स है, हमारे लिए जो प्रोविज़न किया गया है रेलवे के अंतर्गत वो क्या है, ये चीज़ भी सीखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कि फॉर इनकैशमेंट ऑफ LFE वाइल इन सर्विस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी जब आप सर्विस में हैं तो इनकैशमेंट ऑफ LFE जब आप करते हैं तो कौन सा इसमें जो क्राइटेरिया है वो लागू नहीं होता है। इनकैशमेंट ऑफ LFE मैक्सिमम ऑफ 10 डेज एट ए टाइम, ये तो सही है। हैव टू अवेल आइदर पास और PTO, ये भी सही है। हैव टू अवेल मिनिमम ऑफ 10 डेज LFE, ये ही गलत है। ये जो है सी जो है आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि फॉर इनकैशमेंट ऑफ LFE वाइल इन सर्विस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए इसको पकड़िए, इज क्या कह रहा है, इज नॉट रिक्वायर्ड नहीं है। तो क्या रिक्वायर्ड नहीं है, तो इनकैशमेंट ऑफ लीव करने के लिए हमको 10 डेज का LFE अवेल करना जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी जो डी ऑप्शन हम देख रहे हैं कि बैलेंस ऑफ 30 डेज LFE मस्ट बी क्रेडिटेड ऑफ द एम्प्लॉय आफ्टर डिवाइडिंग लीव इनकैशमेंट अलॉन्ग विथ अवेल्ड लीव। तो ये बात भी सही है कि 30 डेज का LFE कम से कम आपके पास स्टोर होना चाहिए। बाकी आपका आंसर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 41 है कि ए सर्विंग रेलवे सर्वेंट ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर इन अ डिफरेंट जोन इन्वॉल्विंग डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर मे बी ग्रांटेड हाउ मेनी ज्वाइनिंग टाइम। तो कोई भी रेलवे सर्वेंट है जिसे एक जगह से दूसरे जगह या दूसरे जोन में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसके जो कि डिस्टेंस जो ट्रांसफ़र
किया जाता है जिस प्लेस पर वहाँ तक का जो यदि उनका डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है तो उनको ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। और वैसे कंडीशन में जो ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है वो है 12 डेज का, यानी 12 डेज का आपके पास टाइम है एक जोन से दूसरे जोन तक, या ट्रांसफ़र वन पोस्ट टू अनदर जब होता है डिफरेंट जोन में जो कि दूरी 1500 किलोमीटर है तो आपको 12 डेज का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन कर रहा है कि चाइल्ड केयर लीव जिसको हम CCL भी बोलते हैं, चाइल्ड केयर लीव इज ग्रांटेड टू वुमेन एम्प्लॉयज फॉर 2 एल्डेस्ट सर्विंग चिल्ड्रेन ओनली, यानी 2 ही बड़े बच्चों को दिया जाएगा जो कि सर्वाइंग हो, यानी जो जीवित हो उनकी बच्चे जो सर्वाइव कर रहा हो, तो वैसे बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है। सो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वुमेन एम्प्लॉयज हैविंग माइनर चिल्ड्रन में बी ग्रांटेड चाइल्ड केयर लीव फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज इन वन स्पेल, तो वैसे कंडीशन में वुमेन एम्प्लॉयज को इन वन स्पेल 730 डेज को लीव उनको ग्रांट किया जाता है इन वन स्पेल, कितना 730 डेज। ओके, चलिए अवेयरनेस और एग्ज़ाम की तैयारी दोनों हो रही है। चलिए बहुत ही खुशी की बात है। आई होप आप क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होंगे। और यदि आपको कुछ किसी और टॉपिक पर क्वेरी हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा, लगातार लाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि हर जो नीडी पर्सन है जो चाहते हैं कि LDC 30% 70% इस बार क्रैक करें, उनके लिए मैं पूरी तरह से डेडिकेट हूं। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 कि आफ्टर अवेलिंग 365 डेज ऑफ चाइल्ड केयर लीव अ फीमेल रेलवे सर्वेंट और अ सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट शैल बी पेड एट द रेट ऑफ ब्लैंक्स हाउ मेनी सैलरी फॉर द नेक्स्ट 365 डेज चाइल्ड केयर लीव, तो वैसे कंडीशन में 80% आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा 365 डेज तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ डेज लीव ऑन एवरेज पे एडमिसेबल टू स्कूल स्टाफ, यानी जो टीचर हो गए, लाइब्रेरियन हो गया, लेबोरेटरी हो गया, असिस्टेंट हो गया, इन सब के लिए जो लीव ऑन एवरेज पे एडमिसेबल है वो कितना है, तो 5 डेज ईच ऑन, यानी 1 जनवरी एंड 1 जुलाई, जनवरी 1 और जुलाई 1, यानी नंबर ऑफ डेज लीव ऑन एवरेज पे एडमिसेबल टू स्कूल स्टाफ, फॉर एग्जाम्पल टीचर, लाइब्रेरियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट etc। तो ऐसे लोगों के लिए 5 डेज ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म जिसका होता है WRIIL, यानी वर्क related illness and injury leave, a railway servant other than RPF or RPSF is granted full pay and allowance for entire period of hospitalization and 6 months beyond hospitalization। देखिए यहाँ पर अवेयरनेस बढ़ाने की बात भी है कि यदि हम ड्रिल, जिसको WRIIL बोला जाता है, जिसका मतलब होता है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी, यानी ऑन द स्पॉट आपको कोई इलनेस होती है, कोई इंजरी होती है, तो वैसे कंडीशन में जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो इंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड नॉट इट्स इनफ 6 मंथ बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन आपको पे किया जाता है। हाँ, अदर देन RPF और RPSF, इसको याद रखिएगा, अदर देन RPF एंड RPSF, तो आपका जो रेलवे सर्वेंट है फुल पे एंड अलाउंसेस विल बी पेडेड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि हाउ लॉन्ग द फैमिली ऑफ ए रेलवे सर्वेंट हु डाइड व्हाइल इन सर्विस मे रिटेन द रेलवे क्वार्टर, यानी वैसे कोई भी रेलवे एम्प्लॉय जो कि सर्विंग है और उनका डेथ हो जाता है तो उनके जो फैमिली मेम्बर है जो कि क्वार्टर में रह रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में कि कहता है कि हाउ लॉन्ग द फैमिली ऑफ ए रेलवे सर्वेंट हु डाइड व्हाइल इन सर्विस मे रिटेन द रेलवे क्वार्टर, तो वैसे कंडीशन में अप टू 24 मंथ्स आप क्वार्टर में रह सकते हैं। कितना बड़ा अवेयरनेस है यहाँ पर,
कि कोई रेलवे एम्प्लॉय जो कि ड्यूरिंग सर्विस पीरियड यदि वो डाई कर जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है, तो उनके जो फैमिली मेम्बर, उनके जो क्वार्टर में रह रहे हैं, तो वो अप टू 24 मंथ्स तक वो क्वार्टर में रह सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। तो यदि अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आई होप कि आप जरूर इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। कहता है व्हेन द स्टाफ आर रिक्वायर्ड टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स बियॉन्ड द लिमिट ऑफ रिस्टोर्ड आवर्स बट विद इन स्टैट्यूटरी आवर्स ओवर टाइम अलाउंस विल बी पेड। तो कहता एट 1/2 times द ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे। यानी कहता है व्हेन द स्टाफ आर रिक्वायर्ड टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स बियॉन्ड द लिमिट ऑफ रिस्टोर्ड आवर्स बट विद इन स्टैट्यूटरी आवर्स, स्टैट्यूटरी आवर्स के अंदर ही आप यदि ओवर टाइम का इस तरह का कुछ काम करते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको पे किया जाएगा 1/2 times द ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल एलिजिबल ग्रुप सी स्टाफ गेट वेटेज एट द रेट ऑफ ब्लैंक्स फॉर एवरी आवर ऑफ नाइट ड्यूटी बिटवीन 22 आवर टू 6 आवर्स फॉर पेमेंट ऑफ नाइट ड्यूटी अलाउंसेंस। तो इसका जो आंसर है वो है 10 मिनट्स। अभी 10 मिनट्स क्या है कि ऑल एलिजिबल ग्रुप सी स्टाफ गेट वेटेज एट द रेट ऑफ 10 मिनट्स फॉर एवरी आवर। प्रत्येक घंटे में 10 मिनट्स आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस में ऐड किया जाता है। यानी आपने जितने घंटे काम किया नाइट ड्यूटी अलाउंस के दौरान, है ना, यानी रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, तो कितने हो गए, यानी 8 आवर्स तक आपको पर आवर्स 10 मिनट्स काउंट होगा नाइट ड्यूटी अलाउंसेज के रूप में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, थोड़ा जूम कर लिया जाए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेलिंग ऑफ बेसिक पे ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ नाइट ड्यूटी अलाउंसेज, यानी जो सेलिंग ऑफ बेसिक पे का जो सेलिंग तैयार किया गया है, जो कि इंटाइटल्ड है नाइट ड्यूटी अलाउंसेज के लिए, यानी उनका जो है 43,600 पर मंथ, यानी 43,600 पर मंथ जिनका इनकम है, उन्हीं को नाइट ड्यूटी अलाउंसेज का अब प्रोविज़न किया गया है, उसके ऊपर का नहीं। नेक्स्ट, स्टडी लीव शैल बी ग्रांटेड इफ इट इज सर्टिफाइड बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट दैट द प्रपोज्ड कॉस्ट ऑफ स्टडी इन एडवांटेजेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पब्लिक इंटरेस्ट। इसका जो यानी वो जो स्टडी है वो पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में जो बेनिफिशियल है, एडवांटेजियस है, तो वैसे कंडीशन में आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ग्रांट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग स्टडी लीव अवेल्ड इन इंडिया एन एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर, तो यदि कोई स्टडी लीव लेता है तो उस दौरान, यानी इंडिया में यदि वो स्टडी कर रहा है, तो एन एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर पे डियरनेस अलाउंसेज एंड हाउस रेंट अलाउंसेज, यानी उसको पे भी दिया जाएगा, डीए भी दिया जाएगा और एचआरए भी दिया जाएगा। ओके, तो राइट आंसर विल बी सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ड्यूरिंग स्टडी लीव अवेल्ड आउटसाइड इंडिया एन एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर ओनली स्टडी अलाउंस, यानी आउट ऑफ इंडिया वो स्टडी कर रहा है तो सिर्फ स्टडी अलाउंस मिलेगा और किसी भी प्रकार का डीए या फिर एचआरए नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ एचआरए इन केस ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग इन द सेम स्टेशन एंड लिव इन अ रेंटेड हाउस एंड द रेंट रिसिप्ट इज इशूड इन द नेम ऑफ हस्बैंड, तो वैसे कंडीशन में एचआरए जो होगा वो एडमिसेबल होगा टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, ये दोनों को मिलेगा एचआरए। किस कंडीशन में, यदि वो कोई रेंटेड हाउस में रहते हैं एंड द रेंट रिसिप्ट जो होता है इज इशूड इन द नेम ऑफ हस्बैंड, तो वैसे कंडीशन में एचआरए इज एडमिसेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 55 कहता है हु इज ऑथराइज्ड फॉर सैंक्शन ऑफ एचआरए इन केस ऑफ नॉन गस्टेड रेलवे एम्प्लॉय ऑन सरेंडर ऑफ
ऑन सरेंडर ऑफ रेलवे क्वार्टर, यानी कोई रेलवे एम्प्लॉय जो रेलवे क्वार्टर को सरेंडर कर दिया जाता है तो उसके बाद जो एचआरए का जो सैंक्शन अथॉरिटी होंगे वो किनके द्वारा किया जाएगा, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी जिस डिपार्टमेंट में वो रेलवे एम्प्लॉय है उस डिपार्टमेंट का जो हेड होंगे यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सैंक्शन करेंगे फिर से एचआरए के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक कुछ आपके सामने 55 क्वेश्चन का जो डिस्कशन हुआ, आई होप आप इंजॉय किए होंगे इस सेशन को, और मैं उम्मीद करता हूँ इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके फोर्थ कमिंग LDC 70% एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बने रहे वीडियो में, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारे और आपके जैसे जो नीडी पर्सन है वहाँ तक हमारा ये प्रयास पहुँच सके और उद्देश्य फुलफिल हो सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही इम्प्रेसिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।